स्वागत है आप सभी का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई जो है अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज आप सभी को हम बताएंगे पूरे 11th के अंतर्गत केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है और किस चैप्टर से कितने मार्क का पूछा जाता है, और 11th के अंतर्गत अगर आप बुक खरीदिएगा तो बुक का क्या वो पार्ट आता है और बुक के अंतर्गत किस पार्ट में कितना चैप्टर आपको है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, आप सभी लोग ये चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस का जो आपका चैप्टर जो ये मतलब चैनल है, इन चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी के संपर्क में जो भी विद्यार्थी होगा वह जो है इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना पढ़ाई कर सकेगा। फिलहाल अभी जो हम लोग हैं, पूरे हम लोग का जो टीम है, ये अलग अलग सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आपको जो है आ रहे हैं। आप रेगुलर होकर के सभी चैप्टर को, सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। आज आपको हम बताएंगे वही केमिस्ट्री के अंतर्गत कितना चैप्टर है, उन सभी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा आप ध्यान देना है, बात को समझना है। पूरे 11th के अंतर्गत केमिस्ट्री अगर आप देखिएगा तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। 3 पार्ट है, 3 पार्ट केमिस्ट्री का, इन तीनों पार्ट को आपको पढ़ना है। जैसा कि 9th और 10th में जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं उस समय पता नहीं चलता है कि केमिस्ट्री का कौन पार्ट आपको चल रहा है, क्योंकि उस समय चैप्टर की संख्या काफ़ी कम होता है, जिस कारण पता नहीं चल पाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है। ये इस बात का पता जो है नहीं चल पाता है। लेकिन 11th और 12th के अंतर्गत पूरा फाइनली आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री अलग एक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पार्ट होता है, और सभी पार्ट में अलग अलग चैप्टर भी होता है। तो 11th के अंतर्गत मात्र आपको केमिस्ट्री का 3 पार्ट है और तीनों पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 11th के अंतर्गत जो पहला पार्ट आपका होगा वह फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर के 6 गो चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चलिएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आपको 6 गो चैप्टर है। आप जोड़ लीजिए, फिजिकल में 6 चैप्टर, ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर, तो 6 2 8। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 6 गो चैप्टर है। तो सब मिलाकर के अगर आप जोड़िएगा आपको पूरे 11th के अंतर्गत 14 गो चैप्टर आता है, और जब इस 14 गो चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तब जाकर के आपका 70 मार्क जो है कंप्लीट होगा। जिसमें आप समझिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका 6 गो चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर आपका है स्टेट ऑफ मीटर, चौथा चैप्टर आपका है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, और 5 नंबर में चैप्टर आपका है इक्विलिब्रियम, और 6 नंबर में जो चैप्टर है ये आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत 6 गो चैप्टर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें मात्र 2 चैप्टर है। एक चैप्टर आपका हो गया जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा चैप्टर आपका जो है हाइड्रोकार्बन है, जो 10th में भी आप लोग हाइड्रोकार्बन को पढ़े होंगे। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो कंपाउंड बनता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो आपको 2 तरह के कंपाउंड होता है, एक एसाइक्लिक एक साइक्लिक होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, और जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश कीजिएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको 6 गो चैप्टर है। 6 गो चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उन क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप चलिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर के अंतर्गत आपको आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा चैप्टर एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बॉन्ड से संबंधित टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। फिर आप चलिएगा तीसरा चैप्टर, तो तीसरा चैप्टर इसके अंतर्गत आपको आ जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट।
फिर आप चलिएगा चौथा चैप्टर, तो चौथा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। 5 नंबर में चलिएगा तब 5 नंबर में आपको है हाइड्रोजन चैप्टर। और 6 नंबर में चलते हैं तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको है। तो कुल मिलाकर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 गो चैप्टर। तो ये पूरी 11th के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी चैप्टर है, ये सब चैप्टर अपने आप में एक खास चैप्टर है। अगर इन सभी चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो आगे का जो पढ़ाई कीजिएगा उसको पढ़ने में आपको काफी आसानी होगा और काफी मदद आपको मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी 11th में जो है गलती कर बैठता है। 11th में क्लास तो ज्वाइन करता है, 10th के रिजल्ट आने के बाद तुरंत क्लास ज्वाइन नहीं करता है। वो कुछ विलम्ब कर देता है, या तो रूम का जुगाड़ नहीं हुआ, या कई प्रकार के कारण उसके पास हो जाता है, जिस कारण वह टाइम पर क्लास को ज्वाइन नहीं करता है। जिस कारण होता क्या है कि शुरुआत का कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर छूट जाता है, और जैसे छूट जाता है तो पढ़ने में काफी दिक्कत होता है। और जब पढ़ने में दिक्कत होने लगता है, समझ में नहीं आता है, तो विद्यार्थी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, और पढ़ाई के दौरान उसके मन में कई बहाना आने लगता है। तो इसीलिए आप किसी भी चीज को करते हैं तो उसका सबसे पहले आप सिलेबस पता कर लीजिए और शुरुआत से आप पढ़िए। और शुरुआत से जब आप एक एक चीजों को पढ़िएगा, समझिएगा, तो इतना पढ़ने में आपको मजा आएगा कि जवाब ही नहीं है। और सबसे आसान काम है आपको पढ़ना। आपको सारा व्यवस्था, सारा खर्च दिया जाता है, और बैठ करके केवल सुनना है और लिखना है और बातों पर विचार करना है। अभी अगर मेहनत करके पढ़ लेते हैं तो कल का आपका भविष्य जो होगा काफी बेहतर होगा। अगर अभी आप जीवन का आनंद लीजिएगा, मजा लीजिएगा, तब बाद में क्या होगा कि कई सारे प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, हम तो हालांकि सभी चैप्टर का नाम ले ही लिए हैं। अब आपको हम जो है इस डिस्प्ले पर भी आपको कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क का उस बात को बता देते हैं। अब आपका देखिए, ये सिलेबस हो गया केमिस्ट्री पूरे 11th का। ये पूरे 11th के अंतर्गत जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट होगा, ये 3 पार्ट है। आप यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक पार्ट आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आप देख लीजिए क्या गो चैप्टर है, 1 2 3 4 5 और 6। कुल मिलाकर के फिजिकल केमिस्ट्री में 6 गो चैप्टर है। और सब चैप्टर का देखिए नाम कितना अच्छा है। और जो नाम है उस नाम पर अगर आप विचार कीजिएगा तो उस पूरे चैप्टर में किस चीज को पढ़ना है, नाम से ही इस बात का पता चल जाता है। हर चीज का इस संसार में जितने भी वस्तु आपको दिख रहा है, उन सभी का जो नामांकन किया गया है, उसी नामांकन के पीछे उसका जो है गुण छुपा हुआ रहता है। इसी कारण आप देखिएगा, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, लड़की हो या लड़का हो, तो देखिएगा लोग क्या करते हैं, बड़ा सोच और विचार करके उस बच्चे का नाम रखते हैं। नाम इसलिए सोच विचार करके रखते हैं कि लोग के मन में इस बात का जो है सेटिंग है कि अगर कोई गलत नाम रखा चला जाएगा, उस गलत कोई शब्द रखा चला जाएगा, तो उसका कोई अगर गलत अर्थ होगा तो उस बच्चे के दैनिक जीवन पर उस अर्थ का काफी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बड़ा प्लानिंग करके, सोच और विचार करके अपने बच्चे का नाम रखता है। आप देखिएगा, जो शिक्षित और समझदार लोग होते हैं, वह देखिए अपने बच्चे का नाम, जैसे बेटी है तो नाम रख लेंगे आपको सृजल, नाम रख लेंगे प्रीसा, नाम रख लेंगे सरस्वती, नाम रखेंगे लक्ष्मी। बेटा है तो नाम रखेंगे कृष्णा, नाम रखेंगे कबीर, नाम रखेंगे राम। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिनका काफी शानदार अर्थ होता है। आप जैसे आप सर्च कर लीजिएगा, अर्थ को ढूंढ लीजिएगा, जैसे सृजल लक्ष्मी की बेटी, प्रीसा सरस्वती का वास। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द है जिसका अच्छा अच्छा अर्थ होता है। तो उसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, अपने घर के बच्चे का नाम रखते हैं, और उस नाम का जो पीछे अर्थ होता है उसके जीवन पर काफी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण लोग जो नाम रखते हैं अपने घर के बच्चे का, तो बड़े सोच विचार करके नाम रखते हैं। अब बहुत लोग को इस बात का जानकारी नहीं है, तो वह अपने बच्चे का कुछ और नाम रख देते हैं, और उसका कोई बुरा अगर अर्थ होता है, गलत अर्थ होता है,
तो उसका कोई उसके लाइफ पर जो है बुरा असर भी पड़ जाता है। अब ऐसा जो भी हो, इसका प्रैक्टिकली जो होता हो, लेकिन लोगों के मन में ये बात सेटिंग है, लोगों का मानसिकता इस बात को लेकर के बना हुआ है। इसीलिए लोग अपने घर में जब बच्चे का नाम रखता है तो बड़ा सोच विचार करके नाम रखता है, और हमेशा यही रहता है मन में कि ऐसा नाम रखेंगे कि जिसका कोई अच्छा अर्थ होता होगा, और अच्छा अगर अर्थ होगा तो ऐसा लगता है कि उसके जीवन पर उस अर्थ का काफी प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हर चीज का जो नामांकन किया गया है, उसी नामांकन के पीछे जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप उस पर विचार कीजिएगा तब उसके जो है चीजों का पता चलेगा, रोल का पता चलेगा। अब देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कहिए कितना शानदार चीज है, बेसिक। आप इस बात को समझते होंगे, अगर आप पढ़ते होंगे तब बराबर क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चे के पढ़ाई को लेकर के काफी सक्रिय रहते हैं, और हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है। तो कभी कभार किसी सीनियर लोग से आपका क्या करवाएंगे, परीक्षा मतलब टेस्ट जो है लेने का काम करते हैं, और उस टेस्ट में आपको पूछते हैं, कई प्रकार के सवाल पूछते हैं। अगर आप जवाब दे देते हैं तो वह आदमी कहता नहीं विद्यार्थी ठीक है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको वह आदमी कह देता है इनका बेस काफी कमजोर है। इसीलिए बेस जो होता है, बेस अगर आपका मजबूत रहेगा तो आप सोच सकते हैं, जिस बिल्डिंग का, जिस इमारत का अगर बेस मजबूत होता है तो उसका समझ सकते हैं उसका जो ऊपर का काम होता है कितना मजबूती से होता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पूरे बेसिक चीज को पढ़ना है। क्या पढ़ना है सो देखिए, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, केमिस्ट्री कितने प्रकार के होता है, ये किस प्रकार के अंतर्गत किस तरह के चीजों को रखने का काम किया गया है। कई प्रकार के केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ये टोटल केमिस्ट्री के पार्ट होता है। इन सभी में से आपको जो है मात्र 3 गो पार्ट पढ़ना, एक फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है, एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 केमिस्ट्री को पढ़ना है, मात्र 3 केमिस्ट्री 11th के सिलेबस के अंतर्गत है। और इस चैप्टर के अंतर्गत पूरे केमिस्ट्री के विशेषता जानने के बाद आपको पढ़ना है पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ा जाएगा कि कंपाउंड किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, कंपाउंड बनता कैसे है, कंपाउंड कितने प्रकार के होता है, मिक्सचर किसे कहते हैं। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ा जाएगा, जैसे सूत्र हम लोग लिखते हैं, जैसे कोई आपको कह दिया जल, आप तुरंत कह देते हैं जल का फॉर्मूला H2O होता है। कोई कह दिया नमक तो तुरंत आप कह देते हैं NaCl हुआ। तो ये जो सूत्र आप लिखते हैं, ये सूत्र आपको होता है 4 प्रकार के। एक होता है इंपेरिकल फार्मूला, एक होता है मोलिकुलर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक होता है रेशनल फार्मूला। कुल मिलाकर के 4 फार्मूला होता है। तो 4 फार्मूला में किस फार्मूला का क्या थ्योरी है, मतलब कि कौन ज्यादा हम अपने लाइफ में किस फार्मूला को यूज करते हैं, और क्या कारण है कि हम लोग जो है, जो कोई पूछता है तो हम लोग H2O कह देते हैं, आखिर ये H2O कौन फार्मूला है। ये टोटल चीज पर जो है, इसी के अंतर्गत आपको जैसे जल बनता है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है तब जल बनता है। तो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है तो उसको रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, जो कि कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और पांचवा है गैलुसाक के नियम। कुल मिलाकर के जो केमिस्ट्री के अंतर्गत संयोग करता है एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ, ये कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होता है। काफी अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसी के अंतर्गत आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल के बारे में आपको पढ़ा जाता है कि मोल क्या है, मोलिक्यूल क्या है, मोल का वैल्यू कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर, ग्राम एटम, बहुत सारे ऐसा बेसिक चीज है जिसको पढ़ने के बाद आपका जो पढ़ाई केमिस्ट्री का वो काफी मजबूत हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी सब करता क्या है, शुरुआत के टाइम में क्लास जो समय पर नहीं पकड़ पाता है, ये चैप्टर छूट जाता है, और ये चैप्टर जब छूट गया अगला जो चैप्टर में आता है तो बहुत सारे दिक्कत उसको होने लगता है। किसी भी काम को आप लोग इस बात को समझिए,
आपका गार्जियन माता पिता इस बात को कहते होंगे कि किसी भी काम को करिए तो शुरू से कीजिए और ढंग से कीजिए, लेकिन 11th के अंतर्गत विद्यार्थी का मानसिकता कुछ और बना रहता है। वह जो है टाइम पर क्लास एक तो ज्वाइन नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो रेगुलर क्लास नहीं जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट या 11th के अंतर्गत तो इधर उधर घूमने में ही अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं, जबकि असली जो पढ़ाई है वो 11th के अंतर्गत ही होता है। इसलिए इस कीमती चीज को पढ़ना चाहिए। भगवान आपको मौका दिया है, समय दिया है, और उस समय के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अब देखिए आपका दूसरा चैप्टर कितना शानदार है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर हो गया। आप याद रखिएगा, ये जो पहला चैप्टर आपका है, इस चैप्टर से आपको 5 मार्क का पूछा जाता है, पहला चैप्टर से। दूसरा चैप्टर आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। पहला चैप्टर में आपको पढ़िएगा डाल्टन के नियम। डाल्टन ने कुछ स्टेटमेंट अपना देने का काम किया था, और डाल्टन ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को लेकर के पूरे वैज्ञानिक के बीच में एक भूचाल आ गया था। और उसी बातों को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक ने एटम पर जब रिसर्च किया तो एटम के बारे में बहुत सारे बातों का पता चला, और उन सभी बातों को इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंतर्गत देने का काम किया गया है। इसके अंतर्गत काफी चीजों को पढ़ा जाएगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, कौन इसका आविष्कार क्या था। आप जानते होंगे कि एटम के मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न। इसके अलावे भी बहुत सारे एटम के अंतर्गत कण होता है, क्योंकि कण अगर होता नहीं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज अलग अलग होता है। अलग अलग चार्ज होने के कारण इस दोनों के बीच आकर्षण होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब यही है कि और भी कण होता है। बहुत सारे चीजों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कुछ वैज्ञानिक के नियम भी है, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल है, अफबाउ सिद्धांत है, हुन्स के रूल है, थॉमसन के मॉडल है। कई सारे जो वैज्ञानिक है इस एटम पर जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया था, उन सभी चीजों को इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये चैप्टर जो आपका है ये 9th में भी है। हो सकता है 9th में आप गलती किए होंगे, आपको छूट गया होगा, या पढ़े होंगे उस समय ध्यान नहीं ज्यादा दिए होंगे। आप यहाँ पर पढ़ करके उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। काफी शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसको आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको क्वांटम नंबर को पढ़ना है। क्वांटम नंबर सब एग्जाम में आपको पूछने का काम करता है। ये काफी शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा 6 मार्क के एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तीसरा चैप्टर आपका देख लीजिए क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ आप जानते होंगे 3 अवस्था में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ का 3 अवस्था। ये पूरे चैप्टर के अंतर्गत आपको इसी पदार्थ के तीनों अवस्था के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक जो है इसके बारे में एक्सपेरिमेंट भी करके बताने का काम किया है। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। कई प्रकार के वैज्ञानिक ने अपना कुछ नियम को देने का काम किया है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर से आपको पूछा जाएगा, कुल मिलाकर के 4 मार्क के पूछा जाएगा। फिर आपका देखिए ये चौथा चैप्टर आपका है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। काफी शानदार चैप्टर है, बहुत ही पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा 6 मार्क के। फिर आप देख लीजिए 5वां चैप्टर आपका है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर भी बहुत अच्छा है, इससे भी आपको पूछा जाएगा 6 मार्क। फिर आप चलिए लास्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग 10th में भी हल्का फल्का पढ़े होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन उसी को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, किसी में हाइड्रोजन का योग होता है, किसी में इलेक्ट्रॉन का योग होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। काफी चीज आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। खास करके इसके अंतर्गत कुछ अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के बारे में भी आपको इसमें पढ़ने का काम मौका मिलेगा। इलेक्ट्रोड सब पर जो रिएक्शन होता है, गैल्वेनिक सेल सब के भीतर जो रिएक्शन होता है, उन सभी चीजों के इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है, ये आपको 12th में भी एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें कुछ रिएक्शन है जो इसी रिएक्शन से रिलेटेड आपको है। अगर यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं तो 12th में काफी मजा आएगा पढ़ने में। ये रिडॉक्स रिएक्शन से आपको पूछा जाएगा कुल मिलाकर के 3 मार्क। तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री से आप जोड़ लीजिए 6 5 11 4, 11 4 15, अब 15 6 हो गया आपका 21, 21 6 27 3, कुल मिलाकर के आपको फिजिकल केमिस्ट्री से 30 मार्क का पूछा जाएगा 11th में। अब आपको देखिए इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है
इसमें आपको मात्र 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको शॉर्ट में जीओसी भी लोग पढ़ते हैं। जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा 7 मार्क के पूछा जाएगा। और दूसरा चैप्टर आपका है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से देखिए 8 मार्क का पूछा जाएगा। आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, चक्रीय, अचक्रीय, ये सब चीज को पढ़े होंगे। खास करके लिए 10th सब में कम चीज को पढ़ना पड़ता है। उसमें आप पढ़े होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब चीजों को पढ़े होंगे। किसी में 2 जोड़े होंगे तो 2 छोड़े होंगे, 2 घटाए होंगे। उस सारा चीज को ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। ऑर्गेनिक के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन में जोड़ो, छोड़ो, घटाओ, कितना जोड़ो, कितना छोड़ो, इन सभी बातों पर चर्चा होगी जब ये चैप्टर आपका शुरू किया जाएगा तब। काफी अच्छा चैप्टर है। इसके अंतर्गत कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड बनता है उन सभी कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। अब आपका चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 6 गो चैप्टर है। इधर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जोड़ लीजिए 2 गो चैप्टर है, 8-7 मिलाकर के आपका हो जाएगा 15 मार्क। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 मार्क। इधर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए पहला चैप्टर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कहिए ये 10th में चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। 10th में अगर वहां पर आप नहीं समझे या नहीं पढ़े तो उस कमी को आप यहां पर पढ़ करके पूरा कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत काफी चीज को पढ़ने को मिलेगा। और ये चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरी आवर्त सारणी को आप समझ जाइएगा कि कौन आवर्त सारणी में कौन तत्व किस जगह पर है। इस बात का आपको इसके अंतर्गत पता चल जाएगा। इसी के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक सब ने अपना नियम दिया है, जैसे मेंडलीफ के नियम, मौसले के नियम, डेविड के नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम। काफी अच्छा चैप्टर है, जो चीज आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा कुल मिलाकर के 4 मार्क का। फिर आप चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत दूसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। देखिए ये चैप्टर कितना शानदार है। इसमें आपको बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ चीज है उनको पढ़ना पड़ेगा। बॉन्ड काफी बहुत शानदार चैप्टर ये है। धरती पर आप जितने भी देखते हैं संबंध, रिश्ता, वह रिश्ता एक प्रकार के बॉन्ड का काम करता है। आजकल के जो समय है वह समय में देखिए कहीं पर कुछ बॉन्ड बन जाता है। थोड़ा सा किसी का कोई मदद कर दिया, वहां पर बॉन्ड बनना प्रारंभ हो जाता है। नहीं, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कहीं अगर आप जा रहे हैं रास्ते में, साइकिल का चेन आपका उतर गया और काफी प्रयास कर रहे हैं, नहीं चल रहा है। अगर कोई आकर के आपका चेन चढ़ा दिया तो दिल में एक दया आ जाता है और ऐसा मन में हो जाता है ये आदमी बड़ा अच्छा आदमी है। उस आदमी से क्या होता है, लगाव जुड़ जाता है, वहां मन जुड़ गया। जैसे जैसे उसके भीतर उसके प्रति दया आया तो समझ लीजिए बॉन्ड का निर्माण हो गया। आजकल तो बहुत कई प्रकार के ऐसा भी लोग हैं जो अपने माता पिता के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ करके कहीं और नया बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो जब बॉन्ड वाले चैप्टर में चलेंगे तब आपको बताएंगे। आजकल लोग देख भी रहा है, मान लीजिए कहीं आप खड़ा होकर के कहीं मुस्कुरा रहे हैं तो कोई अगर देख लिया मुस्कुराते हुए किसी के घर की तरफ देखते हुए तो लोग आपको कहेगा जरूर कोई ना कोई बात होगा, नहीं तो ये फलना आदमी क्यों मुस्कुरा रहा है। तो ये बॉन्ड का ही कमाल है। हम लोग जब इस चैप्टर में चलेंगे तो इस बातों को बताने का काम करेंगे। 5 मार्क का पूछा जाएगा आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है, इस चैप्टर से आपको 5 मार्क का पूछा जाएगा। अब चलिए तीसरा चैप्टर देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट। पूरी आवर्त सारणी को अगर आप लीजिएगा तो आवर्त सारणी के अंतर्गत मात्र 4 ब्लॉक में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है। 118 एलिमेंट, सबको 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। मात्र आपको 4 ब्लॉक एलिमेंट है। 4 ब्लॉक में आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में कम तत्व है उसको पढ़ना है, एस ब्लॉक एलिमेंट को। इससे भी पूछा जाएगा कुल मिलाकर के 5 मार्क का। अब आपका चलिए दूसरा, ये तीसरा चैप्टर हो गया, पहला दूसरा, ये चौथा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट को अगर पढ़िएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आप लीजिएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपको कम से कम 3 होगा, 4, पी ब्लॉक के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8। देख लीजिए क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पी ब्लॉक एलिमेंट होता है 6 प्रकार के। 6 प्रकार में से 11th के अंतर्गत आपको 2 प्रकार पढ़ना है।
और 12th में आपको चार प्रकार पढ़ना है। मात्र 11th में 3 वाले और 4 वाले, जिसको 13 और 14 ग्रुप कहते हैं। तो पूरे पी ब्लॉक के अंतर्गत मात्र 2 प्रकार, और 12th में जब इस 4 प्रकार को आप पढ़िएगा तो इस 4 प्रकार मिला करके 12th में 8 मार्क पूछा जाता है। प्रत्येक प्रकार से 2-2 मार्क का है, तो सब मिला करके आपको 8 मार्क हो जाता है। तो 11th के अंतर्गत पी ब्लॉक के कम चीज को ही पढ़ना आपको है। फिर उसके बाद आप चलिए, ये आपका हो गया जो है 5 नंबर में 5वां चैप्टर, हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश क्या था, काफी चीजों को पढ़ा जाएगा कि हाइड्रोजन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बना कैसे, हाइड्रोजन से बना है, जो वाटर को जनरेट करने का काम करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये बहुत सारे चीजों को इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, जो कि 3 मार्क का है। फिर लास्ट चैप्टर आपका है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आपको जो है 3 मार्क, इससे जोड़ लीजिए कितना होता है, 5 या 15, अब 15 6 हो गया आपका जो है 21 4, कुल मिलाकर के आपको 25 मार्क हो गया। अब जोड़ लीजिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री से आपको है, फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आप लीजिएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपका कुल मार्क पूछा जाएगा 30 मार्क, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 मार्क, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको है 25 मार्क। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुल मिलाकर के 25 मार्क, इस सबको जोड़िए तो 5 5 10, 3 1 4 2 6 1 7, कुल मिलाकर के 70 मार्क आपको जो है, इतना को पढ़ लीजिएगा तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा। तो विद्यार्थी सब करता क्या है, सोच समझ लीजिए। शुरुआत में जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आता है, तब बिहार बोर्ड क्या करते हैं, यही सब चीज को पढ़ने के लिए बोर्ड जो है पहले रिजल्ट देता था काफी विलंब से, आज से 3 4 साल 5 साल पहले। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस चीज बोर्ड का विरोध किया कि आप रिजल्ट समय पर दीजिए, क्योंकि सिलेबस पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बोर्ड अब क्या करता है, 4-5 साल से काफी जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट इसी सब चीज को पढ़ने के लिए देता है, लेकिन रिजल्ट तो आ जाता है। तो जो गार्जियन एक्टिव है, जिस विद्यार्थी का माता पिता थोड़ा सा एक्टिव है, वो जैसे रिजल्ट आया तो 2-4 दिन के बाद उसको क्लास पकड़ा देते हैं कि जाओ क्लास तुम्हारा छूट जाएगा, क्लास तुम्हारा छूट जाएगा। ये सब चीज जो है मतलब कि गार्जियन पकड़ा देते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर के ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं, वो कुछ विलंब करके क्लास ज्वाइन करते हैं। अब विलंब करके जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसका शुरुआत का जो कुछ चीज है वह छूट जाता है। और जैसे शुरुआत का कुछ चीज छूट जाएगा तो आप ही अनुमान लगाइए, क्या पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्या समझ में आएगा। तो जब कुछ दिन के बाद क्लास ज्वाइन करता है तब तक में बहुत ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कंप्लीट हो गया होता है, तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है और क्लास में आता है अब पूरे गाल फुला करके हमेशा बैठे रहता है। 2-4-5 दिन क्लास करता है, अब बाद में उसको लगता है ये पढ़ाने का इसको बढ़िया तरीका नहीं है, वह फिर किसी और क्लास में जाता है। और तब तक में सब जगह सिलेबस आपका आगा हो जाता है। तो जब सिलेबस आगा हो जाएगा तो आप कहीं भी जाइएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा ही। तब विद्यार्थी 11th में इसी प्रकार से घूमते चक्कर लगाते रह जाता है। कुछ दिन तक जब समझ में नहीं आता है तो मन में वह सेट विचार करता है कि चलो भाई 11th जो हुआ हो गया, 12th में ठीक से पढ़ेंगे। तो इस टाइप के जो विद्यार्थी है वह लाइफ में हमेशा प्लानिंग ही करते रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो इसीलिए कहावत है, जब भी जागो तभी सवेरा। आप सोचिए, आप अपने घर की बातों को ध्यान में रखिए, आप अपने पिता को देखिए कि आखिर आपका पिता क्या करते हैं, आपके घर में इनकम का क्या सोर्स है। इन सभी बातों को अगर आप देखते हैं तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। आप अगर सोइएगा, आप अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको चिंता होगा कि हमारा पिताजी क्या कर रहे हैं, जब इस दुनिया में हमारा पिता नहीं रहेंगे तब हम क्या करेंगे। तो इन सभी बातों पर जब विचार कीजिएगा तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा और जिस भी टीचर के पास आप जाइएगा आप वहां पर ढंग से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, क्यों? क्योंकि आपको भविष्य का चिंता है। आपका पिता जब नहीं रहेगा आपको तब का चिंता है। बहुत सारे विद्यार्थी कहता हम उतना दूर तक नहीं सोचते हैं, हमको बाद में जो होगा देखा जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं है। तब बाद में क्या होगा इसका मतलब अभी जब नहीं है तो फिर आपको बाद में बहुत सारे दिक्कत होगा। इसीलिए अभी आप समझिए और शुरुआत जो करते हैं ये सब चैप्टर का, ये कितना अच्छा चैप्टर है। अगर आप 9th 10th में थोड़ा बहुत गलती भी किए हैं, थोड़ा नहीं भी समझे हैं, तो ये सब चीज को अगर पढ़ लेते हैं
तो 9th 10th के कमी को आप इसको पढ़ करके दूर कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी सब इस चीज को 11th को पढ़ नहीं पाता है ढंग से। 12th हमको तो ऐसा मन में लगता है कभी कभी कि सरकार को 11th को भी बोर्ड कर देना चाहिए। अगर ये बोर्ड होता तो विद्यार्थी इसको भी लगन से पढ़ता जैसे 12वीं को पढ़ता है, और इनको जब लगन से पढ़ता तो बहुत सारे चीज उसको समझ में आ जाता, और आगे जब कंपटीशन में जाता तो बहुत सारे एग्जाम में ये सब चीज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सब चीज को 11th में नहीं पढ़ेगा। अब इसका कहिए कि 12th, तो 12th का कुछ अलग चैप्टर है, 12th में अलग बात है। 12th को पढ़ लेने से आपका बेस कभी भी लाइफ में मजबूत नहीं होगा। 12th के अलग अलग चैप्टर, हम 12th के भी चैप्टर पे को वीडियो बना देंगे, उस सब का कुछ अलग ही चीज है। आप समझ लीजिएगा कि हम 12th पढ़ करके हम 9th 10th को पढ़ा दे या हम अपना बेस को मजबूत कर ले, कभी भी संभव नहीं है। आप अपने बेस को मजबूत करने के लिए 11th को ही पढ़ना पड़ेगा। 12th से आपका बेस मजबूत नहीं होगा। तो विद्यार्थी सब क्या करता है, 12th को ढंग से पढ़ करके 12th में अच्छा रिजल्ट ले आता है, और उसके बाद कंपटीशन में जाता है, और जैसे कंपटीशन में जाता है तो वहां पर यही सब बताते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होता है, फादर कौन है। तो विद्यार्थी को वहां लगता है अरे बाप रे बाप, हम तो 11th 12th में पढ़वे नहीं किए थे, हम तो मधेपुरा में थे, हमारा जो है वहां के टीचर का जो लेवल है, वो जो स्टैंडर्ड है, वह स्टैंडर्ड काफी डाउन है, वह नीचे लेवल से पढ़ाते हैं। सब चीज का एक सिलेबस होता है। आप जाकर के 12th में ढूंढिएगा कि एटॉम क्या होता है, एटम के कौन कण है, बॉन्ड कैसे बनता है, रिएक्शन किस टाइप का होता है, ये कहिए 12th में कहां से समझ में आएगा। वो टीचर समझिए कि आपके हित के लिए पढ़ाता है, तो 12th में भी इस बातों को बता देता है। वो समझता है कि इसको बता देते हैं एक्स्ट्रा टाइम दे करके ताकि समझ में आएगा। लेकिन ये सब चीज आपको कहां से 12th में है, कहां से समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत शानदार चीज आपको 11th के अंतर्गत है। इन सभी चैप्टर को किसी प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। और कुछ विद्यार्थी लेट से भी जब क्लास ज्वाइन करता है तो हम लोग एक चीज को महसूस किए हैं, कोई भी विद्यार्थी पहले तो हम लोग जब पढ़ाते थे तो जो विद्यार्थी को जो चैप्टर छूट जाता था काफी तंग कर देता था, परेशान कर देता था, और समय मांगता था कि सर हमारा छूटा हुआ कंप्लीट कीजिए। और आज का जो समय है इसमें कोई विद्यार्थी इस तरह की बात नहीं कहता है कि सर जो चैप्टर छूट गया वो कैसे होगा, सर एक्स्ट्रा टाइम दे करके बता दीजिए, क्योंकि सर हम आपको फीस तो दे दिए हैं, हमारा छूटा हुआ चैप्टर कैसे होगा। किसी को कोई मतलब नहीं है, चुपचाप आएंगे, जो पढ़ा रहे पढ़ करके निकल जाएंगे। आजकल और आप देखिएगा बहुत ऐसा भी विद्यार्थी क्लास में है कि वह लिखता भी नहीं है। अब सोचिए कहां पढ़ाई जा रहा है। एक समय था कि विद्यार्थी सब जो थिंग पर पढ़ाते थे सर, तो नहीं पढ़ता था, कहता था सर बोर्ड पर पढ़ाइए। और आज के समय देखिए वही थिंग वाले चीज आ गया है पीडीएफ, और पीडीएफ पर खूब ढंग से पढ़ रहे हैं। एक समय था कि विद्यार्थी ग्रुप में बैच में पढ़ने का खूब प्रयास करता था, और आज का समय आप देख रहे हैं। तो इसीलिए जो समझदार लोग हैं वर्तमान में वही शिक्षा हासिल कर रहे हैं, बाद बाकी जो हैं वह पढ़ाई को समझिए अपने गर्त में ले जा रहे हैं और अपने भविष्य को चौपट कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने भीतर समझदारी लाइए, और ये सभी चैप्टर में नहीं कुछ तो अभी भी टाइम है, कुछ भी चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ भी चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो 9th 10th को तो पढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ आपका बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा। 11th फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर मत कहिए, कुछ भी चैप्टर को कम से कम आप समझ करके पढ़ लीजिए। जब इनको पढ़ लेते हैं तो बाद में कि 12th में भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, आगे भी आप अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम पढ़ करके आए हैं। इसीलिए हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको बताने का काम करेंगे कि 12th के अंतर्गत कौन कौन चैप्टर हैं। आप सब आदमी तुलना कर लीजिएगा कि 11th के चैप्टर में क्या और 12th के चैप्टर में क्या अंतर है। चैप्टर से ही पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। जो भी चैप्टर 12th में लिखाएंगे आप सुने नहीं होंगे लाइफ में, अलग अलग तरह का नाम है चैप्टर का, तो उसको पढ़ करके आप मजबूत नहीं कर सकते अपने बेस को। लेकिन ये जो चैप्टर का नाम लिया गया है ये सब आप 8th 9th 10th में सुने हुए होंगे, पढ़े होंगे, उसी चीज को यहाँ दिया गया है। ये समझिए ये जो सिलेबस को बनाने का काम किया गया है, हमको ऐसा लगता है कि 8th 9th 10th सब में विद्यार्थी का उम्र कम होता है, जिस समय समझ कम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है,
कुछ विद्यार्थी बचपन में ही काफी ज्यादा समझ होता है, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी का उम्र के हिसाब से ही समझ आता है। तो समझ कम होता है तो उस समय पढ़ तो लेते हैं लेकिन होश हवास में नहीं रहते हैं, अभी जो है उसको याद नहीं रहता है। उसी चीज को हमको लगता है 11th में देने का काम किया गया है कि आप थोड़ा समझदार हो जाओगे, आपका थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाएगा। अगर उसी सब चीज को आप इस समय पढ़ोगे 11th में तो आपको वह चीज याद हो जाएगा और आप अपने जीवन में कभी भूलने का काम नहीं करोगे। ये इस तरीका से आपको देने का काम किया गया है। तो इसलिए सभी आदमी प्रयास करके इन सभी चैप्टर को पढ़ लीजिए ताकि आपका जो बेस होगा वो काफी मजबूत हो जाएगा। बाद बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर को लेकर के, तब हम शुरू करेंगे। तो हम आपको इससे भी कुछ नीचे से शुरू करेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, विज्ञान का फादर कौन है। नहीं, मैथ के विज्ञान के अंतर्गत बहुत विद्यार्थी जो है मैथ रख लेते हैं इंटर में, क्या कारण है। 10th तक विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, फिर इंटर में आकर के विज्ञान के अंतर्गत मैथ भी आ जाता है। हम इन सभी बातों पर आपका जब शुरू करेंगे तो चर्चा करने का काम करेंगे कि मैथ किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये तमाम चीजों पर हम जो है चर्चा करने का काम करेंगे और अच्छा तरीका से बताने का काम करेंगे। अब देखिए आपको पूरे 11th के अंतर्गत ये तो हम पार्ट वाइज आपको बता दिए कि कौन कौन पार्ट पढ़ना है और किस पार्ट में कितना चैप्टर है। लेकिन जब आप बुक खरीदिएगा तो बुक जो आपको मार्केट में मिलता है अदर प्रकाशन जैसे भारतीय भवन का हो गया या और कोई प्रकाशन का हो गया, तो उसमें सीरियली आपको कुल मिलाकर के 14 गो चैप्टर है। उसमें फिजिकल ऑर्गेनिक सब इंडिकेट नहीं किया हुआ है। लेकिन यदि आप लेते हैं एनसीईआरटी के बुक को तो एनसीईआरटी का 2 पार्ट में बुक आता है। एनसीईआरटी का एगो पार्ट 1 एगो पार्ट 2। पार्ट 1 में 7 गो चैप्टर है, अब पार्ट 2 में भी 7 गो चैप्टर है। तब पार्ट 1 में कौन कौन चैप्टर है थोड़ा इस बात को आप समझ लीजिए। अब देखिए ये बुक पार्ट 1 हो गया, मतलब एनसीईआरटी के पार्ट 1 में कुल मिलाकर के 7 गो चैप्टर। पहला चैप्टर ये आपका हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर आपका जो है तीसरा चैप्टर जो आपका है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, चौथा चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, पांचवा चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, 6 नंबर में थर्मोडायनामिक्स और 7 नंबर में इक्विलिब्रियम चैप्टर है। ये पहला आपका बुक का जो फर्स्ट पार्ट है ये चैप्टर आपका हो गया। और इसके अंतर्गत किस चैप्टर से कितना मार्क है ये बात तो हम पहले भी बताए हैं और ये रहा आपका। तो ये एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट है। बाद में की सेकेंड पार्ट भी आप देख लीजिए। ये एनसीईआरटी का आपको जो है ये एनसीईआरटी का आपको सेकेंड पार्ट हो गया। अब इस सेकेंड पार्ट से आप देख लीजिए इस पार्ट में क्या गो चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 गो, इसमें भी 7 गो चैप्टर है। इसमें आपका पहला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा चैप्टर हाइड्रोजन, तीसरा चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट, चौथा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, पांचवा चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक हो गया, इसी को जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये जो है अगला चैप्टर इसका हो गया हाइड्रोकार्बन और लास्ट चैप्टर इसका हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी का अगर बुक आप खरीदिएगा तो 2 पार्ट में मार्केट में बुक जो है मिलता है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कह करके ले सकते हैं। हम एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके और भी जो प्रकाशन है उस चीज के भी चीजों को बताने का काम करेंगे ताकि आपके पास अगर कोई भी बुक होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे और भी बहुत सारी चीजें जिसको बताने का काम करेंगे।